वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल प्रॉपर, जिसे हम जनरल जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था इस चैप्टर में कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको करने के दो तरीके समझे। पहला ये कि आप सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करो और उसके बाद उनको लेजर में लेके जाओ। ठीक है ना, मतलब जो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्री बनाओ, उसके बाद आप उनको क्लासिफाई करो, लेजर्स में लेके जाओ, और उसके बाद आपका काम आ जाता है समराइजेशन का, जिसमें हम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। मतलब आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है और आपको स्टेटमेंट बतानी है कि एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, इस तरह से तो बैलेंस शीट बनाते हैं। लेटर ऑन बाकी का काम क्या है वो हमारे करने का नहीं है, इस तरह से कुछ सॉल्व नहीं करना है। उसमें हम एनालिसिस करेंगे, मतलब हमारे पास रिजल्ट यहां आ चुका है, प्रॉफिट आ चुका है, एसेट्स लाइबिलिटीज पता है, आप उनको फर्दर एनालाइज कर सकते हो थ्रू रेशियो एनालिसिस, या आप आगे जाके समझेंगे। 11th में इसका कुछ नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, डिफरेंट तरह से एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, इनके मीनिंग निकालते हो, इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाते हो और फिर उसको कम्युनिकेट करते हो। तो अभी हम कहां पर हैं? अभी हम ये पहली दो स्टेप्स पर हैं, जर्नलाइजिंग एंड लेजर मेकिंग में। जर्नल समझ रहे हैं और पैरेलल लेजर मेकिंग भी चलता है। तो आप में से जो लोग भी बिजनेस फैमिली से हैं या जिनके पेरेंट्स अकाउंटिंग फील्ड में हों, दे कैन अंडरस्टैंड बेटर, उनको समझ में आएगी कि कैसे हर रोज या वीकली बेसिस पे जो एंट्रीज की जा रही है उनको लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया जाता है। समराइजेशन का काम भी एंड में आता है, मतलब एक ईयर के पूरे अकाउंट बन जाएंगे यहां पर, और ट्रायल बैलेंस बना के इसके साथ ही यहां पर ट्रायल बैलेंस मेकिंग भी होता है। फिर आप रिजल्ट को समराइज करते हो, इसे कहते हैं रिजल्ट मेकिंग। अब रिजल्ट आएगा, जैसे आप अपने क्लास में करते हो ना, अपने क्लास टेस्ट दे दिए, असाइनमेंट दे दिए, कॉपी पूरी कर ली, फाइल बना ली, फिर आपके जो मिड सेमेस्टर या मिड टर्म एग्जाम्स हैं वो भी हो गए, फिर फाइनल एग्जाम हो गए, फिर एक फाइनल रिजल्ट बनता है। तो ये फाइनल रिजल्ट बनाना होता है, ये एंड में होके करते हैं। अभी हम इन दो स्टेजेस पर चल रहे हैं। तो यहाँ एक तरीका था कि आप एक जर्नल बनाते हो जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स लिखते हो और फिर उनको लेजर में लेके जाते हो। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है कि आप जर्नल को दो पार्ट्स में बांट देते हो। आप जर्नल को बांट देते हो स्पेशल बुक्स या सब्सिडियरी बुक्स में, प्लस आप जो ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक में नहीं आ पाती हैं उनके लिए फिर एंट्री करने के लिए हम जर्नल प्रॉपर बनाते हैं और फिर इनको लेजर में पोस्ट करते हैं। बाकी स्टेप ऐसे ही चलेंगे। तो अब हम इस स्टेज पे थे कि हम एक जर्नल बनाने की जगह जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर देते हैं और वो डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स में आ जाती हैं। जैसे जो कैश की ट्रांजैक्शंस है वो कैश बुक में चली गई, क्रेडिट परचेजेस परचेज बुक में, क्रेडिट सेल सेल बुक में। लेकिन हम सिर्फ कैश और गुड्स की ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहे होते, देयर आर मेनी अदर ट्रांजैक्शंस जिसमें ना तो कैश इन्वॉल्व है ना ही गुड्स इन्वॉल्व है। तो फिर उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो उनके लिए इसके साथ क्या बनाया जाता है? जर्नल प्रॉपर। मतलब इसमें आपको एक सेपरेट जर्नल बनाना होगा, जैसे आप ये नॉर्मल जर्नल बनाते हो, बट इसमें जो ट्रांजैक्शंस आपकी बच गई हैं उनकी एंट्री करेंगे। ठीक है। सो जर्नल प्रॉपर क्या है? इट इज अ बुक इन विच दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द सब्सिडियरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जो आपने सब्सिडियरी बुक्स पढ़ी हैं, कैश बुक हो गया, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जो इनसे ट्रांजैक्शंस बच गई हैं वो अब सारी जर्नल प्रॉपर में चली जाती हैं। सो क्योंकि इसमें बची हुई रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस डालते हैं तो इसको रेजिडुअरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, कि बची हुई ट्रांजैक्शंस की ये बुक है। तो इसमें किस तरह की ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे? अब पहली चीज आप ये समझ लो, जब भी हमें ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचना है कि हम इसमें क्या रिकॉर्ड करें क्या ना रिकॉर्ड करें, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सब्सिडियरी बुक्स की तरफ देखना है। पहली बुक होती है कैश बुक। तो क्या ये कैश में रिकॉर्डेड है? अगर ये कैश में है तो ये कैश बुक में चली जाएगी। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन बच गई उनके लिए आप देखते हो कि क्या ये गुड्स से रिलेटेड है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस गुड्स से रिलेटेड हो, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न।
तो अगर ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हैं और गुड्स से रिलेटेड है तो फिर वो हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स में आ जाती हैं, जो कि है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज इनवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद भी जो ट्रांजैक्शन बच गई तो कौन सी बचेंगी? वो ट्रांजैक्शंस जो ना तो कैश में है और ना ही गुड्स से रिलेटेड है, वो बच जाएंगी, वो यहां पर आएंगी। तो इसमें कौन से मेन ट्रांजैक्शंस आती हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। अब एक बार इनका लिस्टिंग कर लेते हैं, फिर एक एक करके एंट्री बनाना समझेंगे। मोस्टली क्या है, एंट्री आपको आती होगी बनानी। जो पीछे हमने जर्नल एंट्री सीखी थी उनमें ये एंट्रीज आप बना चुके हो। तो पहली होती है आपकी ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, ठीक है, और आपने रिजल्ट भी निकाल दिया। अब नेक्स्ट ईयर आप अपनी नई बुक्स खोलते हो, नए अकाउंट्स फिर से बनाते हो, नया जर्नल बनाते हो। तो जो अकाउंट के बैलेंसेस पिछले साल आपके पास थे, जो आपने क्लोज किए, वो अब आपको कंटिन्यू करनी है। जैसे आपका एक ईयर खत्म हुआ, आपके कैश में 10,000 का बैलेंस था, फर्नीचर में 50,000 का बैलेंस था, वो बुक बंद कर दी। लेकिन बुक बंद करने से चीजें खत्म तो नहीं हो गई ना, वो कैश बैलेंस नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो बुक्स है वो हम पीरियोडिकली बना रहे हैं, ईयर वाइज बना रहे हैं अकाउंटिंग, लेकिन ये है तो कंटिन्यूएशन में ना, एक ईयर का एंड दूसरे ईयर का बिगनिंग है। सो जो ईयर एंड के जो रिजल्ट थे वो नेक्स्ट ईयर के लिए बिगनिंग के हो जाते हैं। तो हमें एक ओपनिंग एंट्री करनी पड़ती है टू ब्रिंग ऑल द बैलेंसेस। अब ओपनिंग एंट्री में हम क्या कर सकते हैं कि सारी एसेट्स बुक्स में लेके आओ। तो एसेट्स जब बिजनेस में आती हैं तो एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट। सो वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो लाइबिलिटीज हैं और जो कैपिटल बैलेंस है उनके बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट। तो उनको आप लिख देंगे टू वेरियस लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट कॉलम में, ये क्रेडिट कॉलम में, बीइंग दी ओपनिंग एंट्री। ये मैंने आपको पहले भी जर्नल एंट्रीज में सिखाया है। सो आपको अगर इसकी डिटेल समझनी है तो आप एक पिछला वीडियो इसमें फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज है क्लोजिंग एंट्री। ये वो एंट्रीज हैं जिसमें हम एक्चुअली सिर्फ बैलेंसेस को लिख रहे हैं। अब क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग का मतलब है ईयर के एंड में। अब ईयर के एंड में जब आपने सारे अकाउंट्स बना लिए, क्लोज कर दिए, तो आपको रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट कैसे निकलता है? रिजल्ट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें आप क्या करते हो, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो कि आपके पास किस तरह के अकाउंट्स हैं। जो आपके पास टाइप ऑफ अकाउंट्स आए हैं वो है एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? इनकम के अकाउंट्स हैं जिसमें आपके रेवेन्यू आ जाते हैं, जैसे सेल हो गई, सेल्स का बैलेंस। उसके अलावा आपके पास होगा इंटरेस्ट अकाउंट, अगर आपको इंटरेस्ट बैंक का रिसीव हो रहा है, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल गया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्स आ गई। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आ जाएंगे, है ना। आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप उसमें खर्चे कर रहे हो ना, आप परचेज करते हो गुड्स को बेचने के लिए, वो आपका एक्सपेंडिचर है। आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, रेंट पे कर रहे हो, आप लाइट का खर्चा पे कर रहे हो, आप टेलीफोन बिल पे कर रहे हो, आप ऑडिट का खर्चा पे कर रहे हो, आपने एम्प्लॉयज रखे हैं उनको सैलरी दे रहे हो, या आपने फैक्ट्री लगा रखी है जिसमें आप गुड्स की पैकिंग करते हो तो आप वेजेस देते हो वर्कर्स को। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अब ये तो हमारे कंटिन्यू होंगे क्योंकि ये तो चीजें हमारे पास बच गई हैं, या तो हमें बेनिफिट देगी या आगे जाके हमें पेमेंट करनी होगी। लेकिन ये तो हमारे खर्चे हो गए और ये हमें इनकम मिल गई। इनको कंपेयर करके हमें निकालना होता है प्रॉफिट और लॉस। आप एक्सपेंसेस को इनकम के अगेंस्ट मैच करते हो कि भाई पूरे ईयर में मान लो हमारे एक्सपेंसेस हो गए 80,000 के और हमारे एक्सपेंसेस हो गए से 80,000 के और इनकम हो गई 1 लाख की, तो प्रॉफिट आ गया 20,000 का। वो प्रॉफिट ऑनर को मतलब कैपिटल को दे देंगे। तो इनको मैच करके जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो हम ऑनर के अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका है, इसके 2 स्टेप्स है। ये थोड़ा सा जनरल आइडिया दे रही हूं, आगे डिटेल में पढ़ोगे, अभी नहीं भी समझ आएगा कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ोगे। लेकिन क्या है, एक बैकग्राउंड प्रिपेयर हो जाएगी। जब आप नेक्स्ट टाइम इसको समझोगे तो आपको बेसिक आइडिया होगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा था। इसमें करते क्या है, हम जो सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं इनको 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। नंबर 1 वो जो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब वो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है।
जैसे आपने गुड्स अगर बेचने हैं, आप ट्रेड कर रहे हो, गुड्स खरीदते हो, गुड्स बेचते हो, तो जो गुड्स खरीद रहे हो वो तो बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना। अगर आप गुड्स खरीदोगे नहीं तो बिजनेस क्या करोगे, ये डायरेक्ट है आपका। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके रेवेन्यू से रिलेटेड, उनको अलग कर लेते हैं, तो इसमें सेल्स आ जाती हैं, परचेजेस आ जाती हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अब ये आपके बिजनेस की डायरेक्ट इनकम नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस ये नहीं है कि आप बैंक में पैसा डालो और इंटरेस्ट कमाओ। बिजनेस तो आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। सिमिलरली आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो डिस्काउंट भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, वो बिजनेस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है आपका। ये बिजनेस नहीं है कि आप लोगों को क्रेडिट में चीजें दो और फिर उसके बाद उनसे पैसे जब कलेक्ट करो तो उनसे डिस्काउंट वगैरह ले लो। इस तरह का कोई आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस आपका ट्रेड है, चीजें खरीदो, चीजें बेचो। इसके अलावा जो खर्चे हो रहे हैं, इस बिजनेस को सपोर्ट करने में जो एक्सपेंसेस या इनकम्स आ रही हैं, वो सारी इनडायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट पार्ट होता है वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट पार्ट होता है वो जाता है P&L अकाउंट में। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री के टाइम पे जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस में याद रखो डेबिट होने होते हैं सारे एक्सपेंसेस। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, सारे एक्सपेंसेस इसमें डाल दो। तो आप क्या करोगे, जो परचेजेस हैं या और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब इसमें डाल देते हो। सिमिलरली जो आपकी इनकम्स होती हैं, जैसे सेल है, ये एक डायरेक्ट इनकम है, तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दोगे। ये एक मैचिंग का अकाउंट है, एंड में एक ही बार बनेगा और वहीं के वहीं इसको खत्म कर देंगे, इसको कंटिन्यू नहीं करते। सिमिलरली जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम है, तो जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे यहां पे आ जाते हैं, P&L अकाउंट में लिख दिए जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस तरह से क्या है, इनके अकाउंट क्लोज हो गए। मान लो आपके पास रेंट एक्सपेंस था 10,000, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। अब जब आप उसको एक्सपेंस को क्रेडिट करके P&L में लिख दोगे कि वहां से पैसा निकाल के P&L में डाल दिया, तो अकाउंट क्लोज हो गया। तो एट द एंड क्या होता है, ये अकाउंट्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट मैच होके क्लोज होते जाते हैं। अब मैच करने का तरीका जो है अकाउंट्स में ये है कि हम दो अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। तो सारी इनकम्स जो हैं, जो भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, वो सारी हमारी P&L में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। क्योंकि देखो अकाउंट्स में अगर आपने कुछ लिखना है तो उसकी एंट्री की है, तो जब वहां से निकालना है तो भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। जब आपने परचेजेस की, आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया से 50,000 से, अब आपको परचेजेस को मैच करना है सेल्स के साथ और प्रॉफिट निकालना है। तो अब आप ऐसे तो नहीं उठा सकते ना कि परचेजेस अलग से लिख दी, रफ में कुछ भी प्लस माइनस करके निकाल दिया प्रॉफिट। अब सब कुछ फॉर्मल वे में होगा। तो परचेजेस में जो डेबिट किया हुआ था वो सारा पैसा उस अकाउंट से निकालो, क्योंकि अब बैलेंस का टाइम है, प्रॉफिट लॉस निकालने का टाइम है, वहां से निकालो, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। सिमिलरली सारी इनकम वहां अकाउंट से निकालो। सेल जब की थी तो क्रेडिट हुई थी, अब ये यहां कुछ आ जा नहीं रहा है, यहां सिर्फ मैचिंग हो रही है। तो यहां से सामान निकाला और आपने एक मैच कर दिया। जैसे एक वेइंग स्केल नहीं होता है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो एक तरफ सारी इनकम्स सब अकाउंट्स में से निकाल के डाल दो, एक तरफ सारे एक्सपेंसेस डाल दो, फिर इनको मैच करो कि कितना डिफरेंस बना, वो प्रॉफिट और लॉस देगा। तो ये क्लोजिंग एंट्री होती है। अभी इसको आप सिर्फ इतना सा समझ लो कि हमने सारे अकाउंट्स के जो बैलेंसेज हैं, जो डायरेक्ट चीजें हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे यहाँ ट्रेडिंग में जाएंगे। जो इनडायरेक्ट है वो सारे P&L में जाएंगे, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। और जैसे आप गुड्स खरीदते हो, उसके बाद आप उनके लिए वेजेस पे करके उनको से बिजनेस में लेके आते हो, ये डायरेक्ट खर्चा है। जब तक वो चीज आपकी शॉप पे नहीं आएगी, आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होती हैं जो आपके गुड्स को शॉप पर सेल की पोजीशन तक लाने के लिए करने होते हैं। उसके ऊपर जो खर्चा है वो सारा इनडायरेक्ट है, तो वो P&L में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लोजिंग एंट्री कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम एक बार किसी क्वेश्चन से कर लेंगे कि कैसे होती है, बट ये एक जनरल आइडिया है। इसकी डिटेल आगे जाके हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। ठीक है, और एंड में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस हो, जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होता है, उसे ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी अलग एंट्री करते हैं, वो मैं आपको एक अलग से जनरल एंट्री सिखाऊंगी। अब ये हो गई। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है हमें,
जो हमारे पास ट्रांसफर की एंट्रीज हैं वो इसमें आ जाती हैं। ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या है कि अगर आपको एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है तो वो यहां आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास गुड्स हैं, ठीक है, आपने परचेजेस में डाल रखे हैं। अब वो गुड्स आपका ऑनर विड्रॉ करके ले गया, तो अब वो गुड्स आपको परचेजेस में से निकाल के कहां डालनी है? ऑनर के अकाउंट में। तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। ट्रांसफर एंट्री मतलब ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। नेक्स्ट चीज क्या है? एडजस्टमेंट एंट्रीज। जैसे एट द एंड क्या होता है, हमने थ्रू आउट द ईयर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते रहे, जो जो बिजनेस हुआ, जो जो इवेंट्स हुए, सबको रिकॉर्ड किया। एंड में आके आप एडजस्टमेंट देते हो। जैसे आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, अब जब जब लैंडलॉर्ड आया या जब आपके पास पैसे थे, आपने रेंट पे करते गए उसको। अब एंड में आके आप चेक तो करोगे ना, मैंने पूरा रेंट पे किया है या नहीं किया। तो जो एडजस्टमेंट करनी है कि अगर आपने सपोज ज्यादा पे कर दिया हुआ है, उसने आपसे एडवांस में मांग लिया, आपने पे कर दिया, आपने रेंट में लिख दिया, अब वो एडवांस आपको हटाना है, वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए था, तो वो कहलाती है एडजस्टमेंट एंट्री। तो जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं या हमारे एक्रूड और एडवांस रिसीव्ड इनकम है, इनको हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर हमें ट्रांजैक्शन दे दी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है या रेंट पेड इन एडवांस है, तो आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत क्लियरली जर्नल एंट्रीज के टॉपिक में समझा था। सो ये आप वहीं से कर सकते हो, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज आ जाएंगी। इसके अलावा एंट्री आ जाती है डेप्रिसिएशन की। तो ये एग्जांपल्स हैं कि हम क्या क्या एंट्रीज इसमें जर्नल प्रॉपर में डालते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन आ गया। इसके अलावा क्या है, अगर आपका मान लो बिल है कोई और डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि उस बिल को ऑनर नहीं किया, उसकी पेमेंट नहीं की। बिल्स के थोड़ा सा मैं बेसिक बता देती हूँ। जैसे मान लो अगर आपको किसी को पैसा देना है, राइट नाउ आप उसको अभी दे नहीं रहे हो, आपने उसको क्रेडिट पीरियड ले लिया 3 मंथ्स का कि मैं 3 मंथ्स बाद बिल आपको पैसा दे दूंगा। तो बट वो पर्सन को पैसा अभी चाहिए, तो आपके पास बिजनेस में सॉल्यूशन क्या होता है कि इसमें बिल्स लिख दिए जाते हैं। तो आप एक बिल लिखते हो, एक फॉर्मल एक बिल लिखा जाता है कि आई विल पे दिस मच अमाउंट, मैं इतना अमाउंट पे करूंगा इस पर्सन को इतने डेट को, कि इस बिल को लिखने के 90 डेज के अंदर या 30 डेज के अंदर मैं ये पैसा उसको पे करूंगा। ये एक ऑफिशियल कह सकते हो, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके साइन है, आपके कंपनी की स्टैंप है। अब ये बिल आपके लिए तो पेबल हो गया क्योंकि आपको पे करना है, और दूसरे पर्सन के लिए क्या हो गया, रिसीवेबल, कि उसको इस पर पैसे मिलने हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, ये बिल जो है बैंक में जमा करा सकता है और बैंक इस बिल के अगेंस्ट उसको पैसा दे देगा। ये बिजनेस की डीलिंग है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इन जनरल अगर आप कुछ बैलेंस किसी फ्रेंड को लिख के दे देते हो और आप बैंक में ले जाओ, नहीं, आपके पास एक यू कैन से दैट यू हैव रेप्यूटेशन ऑफ दैट काइंड, आपका बिजनेस होगा तभी वो बिल मायने रखता है। और ये प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लिखे जाते हैं विद योर कंपनी सील, और बैंक आपको पैसा दे देगा, उस दूसरे पर्सन को उस पे पैसा दे देगा। अब आपका काम बनता है कि आप इस बिल को ऑनर करो। ऑनर का मतलब है अगर आपने 90 डेज में कहा है तो आपको 90 डेज में पेमेंट करनी है, ठीक है ना। तो आप फिर 90 डेज पे जो पेमेंट करोगे उसको बिल के थ्रू पेमेंट करोगे। अब अगर मान लो आप पेमेंट नहीं करते, क्योंकि पेमेंट करोगे तो कैश आ गई, कैश या बैंक आ गया तो वो तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, कैश बुक में जाएगा, फिर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे यहाँ। बट मान लो आपने पेमेंट नहीं की, आप कर नहीं पाए, आपके पास पैसे नहीं थे, अब आपका बिल कैंसिल होगा, उसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। अब जो पहले एंट्री आपने की थी बिल की, ये भी एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इसका अलग चैप्टर है पूरा, ठीक है। तो वो वहां डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ जनरल आइडिया दे रही हूँ कि समझ लो कि ये चीजें होती क्या है, ताकि जब हम वहां करेंगे तो आपको कुछ कुछ नॉलेज होगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो पहले एंट्री की थी वो कैंसिल करनी पड़ेगी। जो बिल आपने जब लिखा, आपने बिल्स पेबल एंटर कर लिया अपनी बुक्स में कि मैंने बिल पेबल इश्यू किया है, अब उस बिल पेबल को जब इश्यू किया था तो क्रेडिट किया होगा, अब डेबिट करोगे। अकाउंटिंग जो है ना, ये बहुत
इजी है अंडरस्टैंड करने में अगर आप इसके पैटर्न को, इसकी सीक्वेंस को फॉलो करते हो। तो डिसऑनर की एंट्री ऐसे नहीं याद रखोगे, डिसऑनर के लिए याद रखोगे कि ये जब इश्यू हुआ था तो क्या किया था, उस टाइम की जो एंट्री है उसको रिवर्स करना है। तो जो बच्चे फॉलो करते हैं एंट्रीज को, ट्रांजैक्शंस को सीक्वेंस में, तो वो उस एंट्री को रिवर्स करना फट से कर देंगे। लेकिन जो बच्चा रट्टा मारेगा उसको लर्न करना पड़ेगा। अब लर्न करने में क्या है कि आप कितनी एंट्रीज लर्न करोगे। सो यू शुड फॉलो द सीक्वेंस। अब सोचो अगर किसी पर्सन को बिल इशू किया था तो मैंने क्या एंट्री की थी, उसको रिवर्स कर दो, क्योंकि अब वो रिवर्स हो गया, डिसऑनर हो गया। अब इसका उल्टा क्या है, मान लो आपको एक्स से, किसी एक पर्सन एक्स से पैसा लेना है, उसने बिल लिख के दे दिया कि मुझे तुम्हें इतने टाइम में पैसा देना है। अब आप बैंक गए, आपने बैंक से वो पैसा निकलवा लिया, अब वो बिल कहां चला गया, बैंक के पास चला गया। ठीक है, अब जब टाइम आएगा डिसऑनर, जब बिल का टाइम आएगा, तो अगर मान लो सामने वाले पर्सन ने पेमेंट ही नहीं की, अब क्या होगा, उस केस में जो पर्सन है वो फिर से आपका डेटर बन जाएगा। तो आपको उसकी एंट्री यहां करनी होगी। तो डिसऑनर की एंट्री करते हैं। तो अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एंट्री पे नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ ये समझो कि इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है। इसके अलावा क्या है, आपके पास एंट्रीज होती हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अब रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है ठीक करना, रेक्टिफाई कर दो, मतलब कहीं कोई गलती हुई है उसको ठीक कर दो। सो एंट्रीज मेड टू करेक्ट एरर्स। जो भी आपके जर्नल में या आपके लेजर में जो एरर्स हो गई हैं उनको ठीक करने की एंट्री होती है रेक्टिफिकेशन एरर। तो ये एंट्री भी हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। अब ये कैसे गलतियां हो जाती हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग सोचो तो कई बार गलती हो सकती है। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा और गलती से उसको परचेज बुक में लिख दिया। फर्नीचर खरीदा, आपके पास इनवॉइस आया, आपने सोचा कि अरे परचेज है, ध्यान नहीं दिया, परचेज बुक में लिख दिया। बाद में जब आप अकाउंट चेक कर रहे थे तो आपने नोट किया अरे ये तो मिस्टेक है। अब इसे परचेज बुक में से निकालना पड़ेगा और इसे कहाँ डालना पड़ेगा, फर्नीचर के अकाउंट में डालना होगा। तो अब ये रेक्टिफिकेशन कहाँ होगा, जर्नल प्रॉपर में होगा। मान लो आपने वेजेस पे की, गलती से उसको सैलरी अकाउंट में लिख दिया, तो वेजेस में से निकालो, सैलरी में डालो। अब ये जर्नल एंट्रीज जो बनानी होती है ना, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग और एक अलग चैप्टर है पूरा। ये सारे चैप्टर्स हैं अलग अलग। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी हम फाइनल अकाउंट्स में समझेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज भी हम फाइनल अकाउंट में समझेंगे। ट्रांसफर एंट्रीज जो है ये बहुत सिंपल है, तो इसमें बहुत रेयर केसेस आते हैं जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है पैसा। तो ये तब आप समझोगे एंट्रीज को। बट यहाँ क्या समझोगे कि अगर कुछ गलती हो गई है उसको ठीक करना है तो उसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। क्या है, कुछ और एंट्रीज भी होती है मिसलिनियस एंट्रीज, जिसको हम इकट्ठा क्लब करें मिसलिनियस एंट्री में। जैसे नॉन कैश पार्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, जैसे जो कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस है उसमें कई बार कुछ पार्ट होता है जो नॉन कैश होता है, जिसमें आ जाता है डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड, जिसमें आ जाते हैं बैड डेट्स। तो वो पार्ट्स जो है वो हमें यहां रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास मिस्टर एक्स का अकाउंट है, उसको आपको 1000 रुपीज पे करने थे। अब वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, ही कैनॉट पे। वो पे कर सकता है सिर्फ से 20%, 20 पैसा इन अ रूपी, मतलब 200 रुपीज पे करेगा। अब जो वो लेके आएगा वो तो कैश बुक में चला जाएगा, कैश बुक में आ गया 200। अब 800 का क्या करें, वो तो नहीं मिला, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। उसकी एंट्री करेंगे यहां पर। सिमिलरली मान लो डिस्काउंट हो गया, आपको पे करना था 5000 रुपीज रमेश को। अब रमेश कह रहा है कि अगर तुम क्विकली पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें 10% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपको लगता है कि ठीक है 10% डिस्काउंट तो बहुत बढ़िया, आप पेमेंट कर देते हो। आप पेमेंट करते हो 4500 की, 5000 का अमाउंट था, 4500 पे कर दिया, 500 का आपको डिस्काउंट मिल गया। अब 4500 तो कैश में गया, अब ये बाकी जो 500 है उसका क्या करें, वो यहां लिखेंगे। ठीक है ना। सिमिलरली आप इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ
परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये लिस्ट आपकी एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही आएगा, आप सिर्फ एक जनरल आइडिया है। अब मान लो फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनकी कोई क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स है, आपने फर्नीचर खरीद लिया क्रेडिट में, है ना। अब फर्नीचर खरीदा है, क्योंकि कैश नहीं दिया तो कैश बुक में नहीं आएगा। सेकेंडली ये फर्नीचर है बिजनेस का, तो ये परचेज बुक में भी नहीं आएगा। तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। तो जो ट्रांजैक्शंस ऊपर की दो स्पेशल बुक्स, नंबर 1 कैश की बुक क्या है? कैश बुक। नंबर 2 गुड्स से रिलेटेड बुक्स क्या है? 4 बुक्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अगर उनमें कुछ नहीं आ रहा है तो वो यहां आना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जो प्रोप्राइटर है वो कैपिटल लेके आता है, किस तरह से? काइंड की फॉर्म में, नॉट इन कैश बट इन काइंड। जैसे उसके पास सपोज अपनी बिल्डिंग है, तो वो उसको बिजनेस में ले आता है कि यहां पर हम फैक्ट्री खोलेंगे। तो वो जो बिल्डिंग बिजनेस में लेके आया वो कैश में तो आई नहीं है, तो वो कैश बुक में नहीं जाएगा, तो उसकी एंट्री यहां पर करनी पड़ेगी। सो इस तरह से हम जर्नल प्रॉपर में डिफरेंट एंट्रीज करते हैं। अब इसमें जर्नल एंट्री बनाना और उसको पोस्ट करना, ये मैं आपको यहां पर नहीं बता रही हूं। इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि सभी जर्नल एंट्रीज करने का एक ही तरीका होता है। जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है, एक्सेप्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, ठीक है ना। तो इसमें जो भी एंट्रीज बचेंगी उनको आपको जनरल रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से समझ लो। मतलब आप चाहे तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न सिस्टम से जर्नल एंट्री बना लो, या जो मैंने आपको बेसिक मैजिक रूल बताया है उससे एंट्री बना लो। तो आपको वो एंट्री उस तरह से कर देनी है और उसको अकाउंट्स में भी पोस्ट कर देना है। सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपने ऑलरेडी जर्नल एंट्री मेकिंग सीख ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रादर देन सबको रिकॉर्ड करके सबको पोस्ट करें, हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को पहले सब्सिडियरी बुक्स में और फिर उसके बाद जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनके अकाउंट्स बनाएंगे। एंड देन एक ट्रायल बैलेंस बना के हम मैथमेटिकली चेक कर लेंगे कि एक्यूरेट है या नहीं। सो इस तरह से हम ये जर्नल प्रॉपर में इस टाइप की एंट्रीज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज जर्नल प्रॉपर, ठीक है, या इसका अल्टरनेटिव नाम क्या है? जनरल जर्नल और रेजिडियल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दूसरा क्या आ सकता है? व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी रिकॉर्डेड। तो कौन सी ट्रांजैक्शंस है? ये 7 है। यहां आ सकता है गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल दो भाई। तो एग्जांपल्स में या तो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री एज इट इज, क्योंकि तो सिंगल सिंगल है। यहां आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एग्जांपल तो यही बनेंगे। यहां आप लिख दोगे बिल डिसऑनर्ड, बिल इश्यूड टू से रमेश डिसऑनर्ड, यहां आप ये ट्रांजैक्शंस लिख दोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल ब्रॉट इन काइंड बाय द बिजनेसमैन। ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से हम इसमें लेके आ सकते हैं, थियोरी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। सो आई होप ये जर्नल प्रॉपर आपको थियोरेटिकली समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, वील टेक अप अ कंप्लीट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हैं, तो अब उसको हम समझेंगे कि वो किस तरह से हम कर सकते हैं थ्रू स्पेशल जर्नल एंड जनरल जर्नल। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इसमें थियोरी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस के, जैसे जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल में क्या डिफरेंस है, परचेज बुक और सेल्स बुक में क्या डिफरेंस है, परचेज बुक परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो हमने सीखा था परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के केस में, तो उनमें क्या डिफरेंस है। सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी। ये सब हम करेंगे इसके अपकमिंग वीडियोस में। सो यू कैन go through these and learn the theory. Okay, so stay learning and practicing. Stay happy. Thank you.